गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था। उसमें भी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे। इसके अलावा इसमें हमने स्पर्म और एग की स्ट्रक्चर भी स्टडी की थी। उसके बाद हमने इसमें फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन देखी थी और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा था। आज हम विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि विविपेरस और ओविपेरस विविपेरस एनिमल्स कौन होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। हमने अभी देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, वे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, आर कॉल्ड विविपेरस, उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स, और वे एनिमल्स जो कि एग्स को ले करते हैं उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर द डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है जो कि आपको ओविपेरस और विविपेरस के बारे में बहुत अच्छे से आपको डिफ्रेंशिएट कर सकती है। तो विविपेरस और ओविपेरस के एग्जांपल्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। विविपेरस में आपकी काऊ है और कैट है, डॉग है, ह्यूमन्स है, ये आपके विविपेरस में आएंगे। ओविपेरस में आपके आएंगे जैसे कि फ्रॉग हो गया, फिश हो गई, लाइजार्ड हो गया, मॉथ बटरफ्लाइज हो गई, ये सभी आपकी ओविपेरस में आएंगी। 9.2 एक्टिविटी दी गई है। ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, हैन एंड क्राउ और एनी अदर बर्ड। वर यू एबल टू ऑब्जर्व अदर एग ऑफ ऑल देम? क्या आप इनमें से सभी के एग्स को देख पाने में सक्षम होते हैं? किसी किसी के एग्स बहुत छोटे होते हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, मॉथ हो गया, देख सकते हैं बट वो काफ़ी रेयरली कंडीशंस में उन्हें आप देख सकते हैं, ज़्यादातर हम सभी के देख सकते हैं। मेक ड्राइंग्स ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व। आप उनकी ड्राइंग बना सकते हैं जो भी आपने इनको ऑब्जर्व किया है। द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजली टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स के एग्स को हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वह उनकी जो मदर्स होती हैं वो अपने एग्स को अपनी बॉडी से बाहर ले कर देती हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। के ऊपर जितने भी एग्जाम्पल थे वो सभी आपके ओविपेरस एनिमल्स थे। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग। लेकिन आप एक डॉग, काऊ या फिर कैट के जो एग्स हैं उन्हें आप कलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने एग्स को ले नहीं करते हैं। द मदर गिव्स बर्थ टू अ यंग वंस। वो जो मदर होती है वो क्या करती है? अपने बच्चे को जन्म देती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स। ये सभी यहाँ पर विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स? क्या आप यहाँ और भी ज़्यादा विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? येस, मैनी फिशेस एंड मैनी ऑर्थोपॉड्स एंड मैनी जितने भी आपके उभयचर यानी कि होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और आपके कहाँ पर रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं, उन सभी वो सभी भी आपके किस में आएंगे? ओविपेरस में आएंगे। यंग वन ऑफ वंस टू एडल्ट। अब शिशु से एडल्ट यानी कि यंग वंस हो गया कि अभी अभी जिनका जन्म हो गया है वो, और एडल्ट यानी कि अब उनका डेवलपमेंट हो गया है वो, तो वो किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग्स, यानी कि न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि वे छोटे से अभी जो जन्मे हैं वो किससे बॉर्न हुए हैं? हैज्ड फ्रॉम द एग्स। वो एग्स से हैज्ड हुए हैं या फिर अभी अभी उन्होंने जन्म लिया है। कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। वो लगातार कब तक ग्रो करते रहते हैं? जब तक कि वो पूर्ण रूप से एडल्ट नहीं हो जाते। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट। जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं अपने एडल्ट से। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सिल्क वॉर्म का जो लार्वा होता है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं वो बिल्कुल अपने मदर से या फिर अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है। उसके बाद वो प्यूपा में चेंज होता है, फिर वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। यू स्टडी इन क्लास 7 फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल 9.10। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से सिल्क वॉर्म का डेवलपमेंट होता है। ये सिल्क वॉर्म जो होती है वो बिल्कुल उसकी जैसे आप तितली जैसी स्ट्रक्चर होती है उसी के बिल्कुल विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। अब ये क्या करेगी? अपने एग्स ले करेगी। एग्स जो होती हैं वो इसकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दिए जाते हैं। फिर इससे एक इसका लार्वा बाहर निकलता है। ये जो लार्वा होता है इसको आप क्या बोलते हैं?
कैटरपिलर बोलते हैं। अब ये कैटरपिलर जो होता है वो धीरे धीरे जो मलबरी लीव्स होती हैं उनको खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट किस पर होता है, अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, मलबरी लीव्स से लेते हैं। मलबरी लीव्स पर जब ये खाते हैं तो ये धीरे धीरे अपने माउथ से एक म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकालते हैं और अपने चारों ओर इसको बांध देते हैं, अपनी बॉडी को इसके अंदर ये क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। इस प्यूपा के अंदर ही इस कैटरपिलर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और ये जो प्यूपा होती है, जब प्यूपा में से जब इसको तोड़ करके बाहर निकलते हैं तो ये बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देते हैं, बिल्कुल बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है जो कि फ्रॉग का दिखाया गया है। जैसे कि ये फ्रॉग है, फ्रॉग ने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, एग्स ले किए हैं। एग्स ले किए हैं तो इसका जो लार्वा बाहर निकला, यानी कि अब ये लार्वा, इसमें जो एग्स हैं वो हैस्ट हुई हैं, हैस्ट होने पर इसमें से लार्वा बाहर निकला है। इस लार्वा को हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। ये जो टैडपोल लार्वा धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो इसकी जो विंग्स होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, इसके स्थान पर इसमें टेल्स आ जाते हैं, यानी कि हिंड लिम्ब आएंगे, फोर लिम्स आएंगी और ये डायरेक्टली एक फ्रॉग में डेवलप्ड हो जाएगा। Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. We find that there are 3 distinct stages, that is egg। सबसे पहले इसने egg ले किए थे, फिर उसमें से एक लार्वा बाहर निकला था जिसको हम टैडपोल लार्वा बोल रहे थे, फिर उसके बाद वो एडल्ट में चेंज हो गए थे। Don't the tadpoles look so different from the adults? क्या डो नॉट द टैडपोल्स, क्या ये टैडपोल्स जो है अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग नहीं दिखाई दे रही हैं, ये बिल्कुल अपने एडल्ट से दिखाई देते हैं। कैन यू इमेजिन दैट दिस टैडपोल्स वुड सम डे बिकम्स फ्रॉम, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो टैडपोल्स होते हैं वो कुछ दिनों के बाद अपने फ्रॉग्स में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ द सिल्क वर्म, उसी तरीके से जो कैटरपिलर का प्यूपा होता है, सिल्क वर्म का जो प्यूपा होता है, लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ, वो एडल्ट मॉथ से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस, जो उसके एडल्ट में जो फीचर्स पाए जा रहे थे, जैसे कि उसके विंग्स पाई जा रही थी, उसके जॉइंट लेग्स पाए जा रहे थे, वो सभी उसके यंग वंस में प्रेजेंट नहीं थे। वो बिल्कुल एक बहुत छोटी सी या फिर सेगमेंटेड बॉडी पार्ट से मिलकर के बनी हुई बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर्स थी। देन वॉट हैपन्स टू द टैडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर, इसके बाद हम देखते हैं कि टैडपोल्स या फिर कैटरपिलर में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं कि वो एडल्ट्स में चेंज हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ अ कोकून, आपने ये देखा होगा, सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून, की ब्यूटीफुल जो मॉथ होती है वो कोकून को डेवलप्ड करती है। इन दिस केस ऑफ टैडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल टू जंपिंग एंड स्विमिंग। इसी तरीके से इनके जो एडल्ट्स में जब ये सक्षम हो जाती हैं एडल्ट को चेंज करने में, मतलब यंग वन से जब एडल्ट्स में आ जाती हैं तो ये जंप और स्विमिंग करने में सक्षम हो पाती हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो वह ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वह रूपांतरण किसका, लार्वा का, इनटू द एडल्ट, किस में रूपांतरित हो रही है, वो एडल्ट में चेंज हो रही हैं थ्रू ड्रेस्टिक चेंज, यानी कि एक पार्टिकुलर चेंजेस उसमें आ रहे हैं जिसके द्वारा वो किस में चेंज हो रही हैं, एडल्ट में चेंज हो रही हैं। इस कंडीशन को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन अवर बॉडी एज वी ग्रो, जब भी हम ग्रोइंग करती हैं तो हमारी बॉडी में हम अपने कौन कौन से चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, उसमें केवल डेवलपमेंट होता है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज पर्सन इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम टू बर्थ। इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स होती हैं वो एडल्ट्स के समान ही होती हैं। जैसे कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर एडल्ट्स के स्ट्रक्चर के समान होती हैं, इसलिए हमारी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, हमने कुछ जानकर जो जानवर थे उनके बारे में, हमने रिप्रोडक्शंस के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ लिया। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, लेकिन बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होती हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रा होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होती हैं जैसे कि अमीबा, तो उनमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम देखते हैं।
एक एक्टिविटी 9.3 दी गई है, गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की परमानेंट स्लाइड लीजिए, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप या फिर हैंड लेंस की मदद से आप इसे स्टडी कीजिए। लुक आउट फॉर एनी बल्किस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। क्या इसकी पेरेंट बॉडी से आपको कुछ उभार निकलते हुए दिखाई देते हैं? काउंट द नंबर ऑफ बल्किस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड। डिफरेंट स्लाइड में आपने अलग अलग जो बल्किस हैं इसके यानी कि जो उभार हैं वो देखे होंगे, तो उनके नंबर को आप काउंट कर सकते हैं। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्किस, और बल्किस की साइज को भी आप यहाँ पर नोट आउट कर सकते हैं। ड्रो द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का डायग्राम नोट कीजिए एज यू सी इट, जैसा कि आपको उसमें दिखाई दे रहा है। कंपेयर विद द फिगर 9.11, और 9.11 के फिगर से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। इन ईच हाइड्रा, प्रत्येक हाइड्रा में क्या होता है? देयर मे बी वन और मोर बल्किस, एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर बल्किस आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस बल्किस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ये जो बल्किस होती हैं वो किस में डेवलप हो रही होती हैं? न्यू इंडिविजुअल्स होती हैं, यानी कि डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स हो रहे हैं, जिनको हम बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। ईस्ट में भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प की मदद से होता है? बर्ड्स की हेल्प की मदद से होता है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो हाइड्रा में क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है एज आउटग्रोथ, किसके रूप में? आउटग्रोथ के रूप में। किससे? एक सिंगल पेरेंट से। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का वह टाइप जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट जो होता है वो अपने एक न्यू इंडिविजुअल को क्या दे सकता है? जन्म दे सकता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम अ बर्ड्स इन हाइड्रा, तो हाइड्रा में ये जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? बर्ड्स से डेवलप होते हैं। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ये टाइप होता है वो क्या कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, और हाइड्रा में, ओनली हाइड्रा में बडिंग कहलाता है। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. अमीबा में हम यहाँ पर एक और ऑर्गेनिज्म है अमीबा, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें भी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को स्टडी कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आप अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पहले से ही जानते हैं। वी विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको ये भी याद होगा कि जो अमीबा होता है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। इसका जो डिवाइडेशन होता है यानी कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कब स्टार्ट होती है? वो इसके न्यूक्लियस के डिवाइडेशन के साथ में स्टार्ट होती है, और इसका जो सिंगल न्यूक्लियस होता है वो 2 न्यूक्लियाइज में चेंज हो जाता है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी। जब इसके न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है तो इसकी बॉडी में भी क्या होती हैं? डिवाइडेशंस होती हैं इनटू 2 ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। ईच पार्ट रिसीव, और प्रत्येक पार्ट में उसके पास में क्या आ जाता है? न्यूक्लियस आ जाता है। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा यहाँ पर हम 2 अमीबा जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा, एक पेरेंट अमीबा से। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह पार्ट इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो जिसमें केवल एक एनिमल रिप्रोड्यूस करके यानी डिवाइडेड करके उसकी बॉडी डिवाइडेड हो रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होकर के 2 न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म दे रही है, यानी कि सिंगल सेल्स से 2 सिंगल सेल्स बन रही हैं। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी fission, there are other methods by which a single parents reproduce young ones. We will study about this in your higher classes. तो यहाँ पर बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा अदर मेथड्स भी हो सकते हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होकर के यंग वंस को जन्म देते हैं, जिसके बारे में हम आपकी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर एक डॉली और क्लोन की कहानी दी गई है। डॉली जो है वो एक यहाँ पर हमारी शीप है जिसका डेवलपमेंट जो हुआ था क्लोनिंग की हेल्प की मदद से हुआ था। चलो एक बार इसको और समझ लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रा का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। ये जो यहाँ से निकल रही है अपने इनकी बल्किस कह सकते हैं। तो ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। डेवलप होने से फिर जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो यहाँ से
टूट जाता है और टूट करके एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप अमीबा में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस में डिवाइडेशन हो रहा है, 2 न्यूक्लियाई इसमें चेंज हो गया है। ये न्यूक्लियाइस 2 अलग अलग बॉडीज़ में चले गए हैं, यहाँ से इनका डिवाइडेशन हो गया है और एक सिंगल सेल से 2 सेल्स का डिवाइडेशन हो गया है। तो यहाँ पर तो इसमें बर्ड्स निकल रहे थे, इसलिए इसको हम बडिंग मेथड कह रहे थे। यहाँ पर एक सेल कंप्लीटली डिवाइडेड होकर के 2 सेल्स फॉर्मेट कर रही है, तो इसे हम बाइनरी फिजन कहेंगे। क्लोनिंग इज द रिप्रोडक्शन ऑफ एनी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन, यानी कि यह एक प्रोडक्शन होती है कि सेल की इसमें एकदम एग्जैक्ट कॉपी की जाती है, जैसे एक सेल है बिल्कुल उसकी जैसी ही सेल बनाई जाती है। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा बनाई जाती है? लिविंग पार्ट से या फिर किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जैसी ही होती है। Cloning of an animal was successfully performed for a first time via Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh. ये जो क्लोनिंग थी एनिमल्स की वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली हुई थी फर्स्ट टाइम। एक आयन विल्मट नाम के साइंटिस्ट थे और उनके कॉलेज इनके सहभागी थे। कहाँ पर थे वो? एडबर्ग के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में, स्कॉटलैंड में। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम्ड, उन्होंने एक शीप के क्लोन को सक्सेसफुली क्लोन किया था जिसका नाम उन्होंने डॉली रखा था। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन, ये फर्स्ट मैमल थी जिसको क्लोन किया गया था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली की जो क्लोनिंग की गई थी उस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ था? अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम अ मेमोरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फाइन डॉर्सेट शीप। एक फाइन डॉर्सेट शीप थी जिसकी वो फीमेल थी और उसके मेमोरी ग्लैंड से एक सेल को कलेक्ट किया गया था। सिमिल्टेनियसली, बिल्कुल उसी समय, एन एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू। एक ब्लैकफिश ईयू नाम की स्कॉट फिश थी, यानी कि शीप का ही नाम था ये, जिसके एग्स को प्राप्त किया गया था। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग। उन्होंने क्या किया था कि जो स्कॉट फिश थी उस स्कॉट फिश, ये ब्लैक फिश यानी कि उसका ब्लैक फिश बिल्कुल फ्रेश था, जो बिल्कुल ब्रेक था, तो उसके एग में से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया गया था। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप वॉज इंसर्ट इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू वॉज न्यूक्लियस हैव बीन रिमूव्ड। फिर उसके बाद क्या गया कि स्कॉटिश जो आपकी ब्लैकफिश फिश थी, शीप थी, उस शीप के एग में से न्यूक्लियस को तो बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद में जो आपकी फाइन डॉर्सेट शीप थी जो मेमोरी ग्लैंड से ली गई थी, उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल करके उसके एग में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। द एग दस प्रोड्यूस्ड वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू। फिर उसके बाद इस एग को कहाँ पर, कौन सी फिश में, कौन सी शीप में इम्प्लांटेड किया गया था? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली। इसके बाद इस एग को नॉर्मली इसका डेवलपमेंट हुआ था एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न, और उसके बाद डॉली का जन्म हुआ था। तो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय अ स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू। तो जो डॉली का जन्म हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू के द्वारा हुआ था। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिल्म डॉर्सेट शेप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन। ये बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रही थी जिसके न्यूक्लियस को उसमें डाला गया था, यानी कि फिल्म डॉर्सेट शेप का न्यूक्लियस डाला था वो बिल्कुल उसकी जैसी दिखाई दे रही थी। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू वॉज रिमूव्ड। फिर इसमें क्या किया गया था, क्योंकि जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू की जो न्यूक्लियस था उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर्स ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू। तो वह स्कॉटिश ब्लैकफिश ईयू के कोई भी कैरेक्टर्स को शो नहीं कर रही थी। डॉली वॉज अ हेल्थी क्लोन ऑफ द फाइन डॉर्सेट शीप। जो डॉली थी वो हेल्थी क्लोन थी किसकी? फिन डॉर्सेट शीप की। एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग, और उसने काफ़ी सारे बच्चों को जन्म भी दिया था ऑफर ऑन थ्रू नॉर्मल सेक्शुअल मीन्स, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली डॉली डेड ऑन 14 फरवरी 2003। 2003 14 फरवरी को इसकी मृत्यु हो गई थी ड्यू टू सर्टेन लंग डिसीज़, क्योंकि इसकी कुछ लंग डिसीज़ हो गई थी उसकी कंडीशन की वजह से। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल्स। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन, यानी कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद में
क्लोन मैमल्स का प्रोडक्शन हुआ था, जो कि उसका नाम क्या था, डॉली था। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ टू और डाई सून आफ्टर बर्थ, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट किए गए थे, या तो कुछ तो जन्म से पहले मर गए थे या फिर कुछ जन्म के बाद मर गए थे। द क्लोन एनिमल आर मैनी अ टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विथ सेवरल एबनॉर्मलिटीज़, जबकि कुछ जहाँ पर जो उन्होंने क्लोन बनाए थे वो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ के साथ में जन्मे थे, लेकिन डॉली ही एक ऐसा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो कम्प्लीटली सही रूप से जन्मी थी और उसने अपने काफ़ी सारे बच्चों को भी जन्म दिया था। लेकिन यह 14 फरवरी 2003 को यह मर गई थी। तो आपका यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, 9 चैप्टर, और इसके क्वेश्चंस आंसर्स मैं आपको भेज दूँगी और उन्हें आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।